नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं सिमरन। पिछले एपिसोड में हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की गहराइयों को समझा और डेटा सिक्योरिटी के नए दौर की तस्वीर भी देखी। और आज इसी चर्चा को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हम डिजिटल भारत के उस हिस्से पर बात करेंगे जहां इनोवेशन, रेगुलेशन और अपॉर्चुनिटी तीनों एक साथ मिलकर नए अवसर रचते हैं। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं दो प्रेरणादायक दृष्टिकोण। हमारे शो के मेंटर भारत के प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट श्री सुनील कुमार गुप्ता जी और डिजिटल गवर्नेंस के युवा विचारक, चीफ स्ट्रैटेजी एंड रेवेन्यू ऑफिसर द मॉडर्न डाटा कंपनी श्री सौरभ गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार। आज हम मिलकर जानेंगे कि डीपीडीपी एक्ट के बाद भारत का डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बदल रहा है और कल की डिजिटल इकोनॉमी का नया स्वरूप कैसा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के इस अगले रोमांचक अध्याय के साथ। सुनील सर, क्या डेटा एक कोर इकोनॉमिक एसेट बन सकता है? अगर हाँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या रिफॉर्म्स ला रही है? देखिए, हमारे देश की स्थिति आप देखें तो इंडिया ने एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। आज हमारे देश में आधार आप देखते हो तो 142 करोड़ से ज्यादा हैं। यूपीआई, डिजी लॉकर, फास्टैग, आभा, ओएनडीसी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हमने देखना है कि कैसे हम इतने बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को असेट के रूप में कन्वर्ट करें। तो अगर मैं ये देखना चाहूंगा तो हमें कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म होगा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। मतलब कि जो हमारा डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बना है वो जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल हो और हमारे देश में जो बाकी रेगुलेटर हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को करता है, IRDAI इंश्योरेंस को करता है, ट्राई है, माइटी हो गया, उन सब के साथ मिलकर काम करे। तो ये सब रेगुलेटर जब मिलकर काम करेंगे तो डाटा का गवर्नेंस बहुत आसान हो जाएगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी में कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी फ्रेमवर्क, कि मतलब जो हमारे मस्ट अलाइन डाटा स्टैंडर्ड जो हैं हमारे, वो हेल्थ के हों, फाइनेंस के हों, मोबिलिटी के हों, एग्रीकल्चर के हों, ई कॉमर्स के हों, इन सबकी पॉलिसी आपस में कोरिलेटेड हों, तब हम इसको एसेट के रूप में देख सकते हैं। या अगर मैं और देखना चाहूं तो हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा जो डीपीडीपी एक्ट है हमारा, या डेपा है, या नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, और जिसके अलावा जितने भी और AI रेगुलेशंस आएंगे वो सब सिंक्रोनाइज होकर चलें आपस में, उन सब में टॉकिंग हो, मतलब आपस में सब एक दूसरे के साथ नॉलेज डाटा शेयर करें और डिसीजन दे सकें कि कैसे आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से एक यूनिफाइड कॉन्सेंट आर्किटेक्चर भी चाहिए जिससे कि सेफ, लॉफुल, सिटीजन कंट्रोल डाटा यूज हो। तो अगर ये सब कुछ हम करते हैं और भी हमें क्लियर रूल बनाने पड़ेंगे डाटा पोर्टेबिलिटी के लिए, मिनिमाइजेशन के लिए, रिटेंशन के लिए और क्रॉस बॉर्डर फ्लो के लिए, कि एक हमारे देश के बाहर डाटा कब जाए, कितना जाए, कैसे जाए। और एक और है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल कैपेसिटी इन इंटरप्राइजेस, कि हमारी जो इंटरप्राइजेस है उनमें डिजिटल कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए। हमारे देश में देखा जाए तो MSME एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आज अगर हम देखें तो 6 करोड़ से ज्यादा MSME हमारे देश में है। उनके लिए हमें एक सिंप्लीफाइड लो कॉस्ट गवर्नेंस टूल बनाने पड़ेंगे उनकी कॉन्सेंट मैनेजमेंट के लिए, कि जब वो डाटा लेते हैं वो जो कॉन्सेंट मैनेजमेंट हो वो उनके लिए गवर्नेंस टूल इजी हो, उसकी इंक्रिप्शन, लॉगिंग और उसके ऑडिट ट्रेल कैसे मेंटेन हो, वो सब हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि उसको स्केलेबल कैसे करें उस सॉल्यूशन को। अगर हम इसको देखें तो हम विकसित भारत का जो सपना देखते हैं जो 2047 में, उसे पूरा कर पाएंगे। सौरभ सर, डेटा गवर्नेंस में स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आप क्या देखते हैं? एक्चुअली मैं स्टार्ट करूंगा कि चैलेंजेस हैं कहाँ। सो एंड ये नहीं है कि इंडिया में ये कई नए चैलेंजेस हैं, अक्रॉस द ग्लोब दीज चैलेंजेस हैव बीन देयर। सो देयर आर 3 बिग चैलेंजेस। वन इज फ्रैगमेंटेड डेटा। डेटा हर जगह फैला हुआ है, ऑपरेशनल सिस्टम्स में है, ऐसे ERP में है, CRM में है, फाइनेंशियल सिस्टम्स में है, HR सिस्टम्स में है। एंड बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपका नाम सिमरन जी 3 सिस्टम में अलग अलग हो सकता है। कोई ये नहीं पहचान पाएगा कि ये आप एक ही पर है। सो एक वो है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डेटा गवर्नेंस इज वीक। तो एक हमेशा वो बाद में लगाया जाता है। सिस्टम बना दिया, उसके बाद देखा कि इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करना है। और तीसरी चीज ये है कि ये सारी सिस्टम जो है आप अलग अलग साइलोज में डेवलप हो रहे हैं। तो कोई आगे है, कोई पीछे है, उसमें लाइक देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन।
So while this is across the globe challenge, India mein this challenge is much bigger because the number of enterprises that exist are way too many, and we are also facing a competition for the external. We are, as a country, we want to go and play in the global lay of the land, and how do we sort of get past that fast? So I think those challenges have to be addressed. A lot of this have to be seen that compliance or governance should not be seen as an after effect, but it should be seen as an architectural design element. So, and a lot of conversations that are happening around DPDP Act, some of the frameworks and infrastructure that the government is focusing is will help as a country, all the enterprises across the country to scale fast. So I think this is a very good path. Governance is a big challenge, and seeing governance as a siloed operation, I think we should start looking at as a part of the architecture and design. And once we start looking at that, so most of the issues and challenges around data privacy, data security will fall in place. The second part जो मैंने आपको बताया था कि आपका नाम हर 3-4 अलग-अलग सिस्टम है, उसके लिए एक semantic model कहा जाता है. And start looking at data from a semantic side, I think is a very good way of solving that problem fast. As a part of Data OS, all these capabilities we have built into the system. So any organization, enterprise, public sector or private sector, if they start using some of these frameworks which are embedded in our platform, automatically many of these problems will be resolved early on. And so that's just the first part of the problem. दूसरा problem ये होती है कि rules बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं. आज आपके पास, आप ये सोचिए कि एक समय था कि जब data was on paper, very limited. Today your phones are generating data. आपके घर में AC जनरेट कर रहा है डेटा, सब जगह डेटा चाहिए. सो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ स्केल ऑफ डेटा इज इंक्रीजिंग, सो हाउ डू यू मेक स्केलेबल सिस्टम्स, एंड फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स, like the scale is very important. So how do you scale and protect the data at scale is going to be a key. बिल्कुल. Are we really on that part? I think we are on a very good path. Like when conversations start moving from one enterprise or at an enterprise level or at a siloed level, at a global level, at a country level, at a government level, I think it's a very important thing. Like I'm surprised and very in a good way that like at a global level, at a country level, we are talking about privacy of data, importance of data. Exactly. Data lineage is becoming important. Like अगर हमको international scale में play करना है, so how a data is produced, that transparency के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. I think वो बहुत बड़ी चीज़ है. And even like developed countries में, it took millions and billions of investment to get to this level and many years. And the scale is not the same still. So the scale at which we are operating here, I think we are way ahead. तो यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का. आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे. तो रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक ही बात कहूंगा कि जो हमारा नेशनल एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो अलाइन होना चाहिए हमारा डीपीडीपी एक्ट जो भी हमने बनाया है 2023 में. विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ. यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड. यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट. एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति. यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच. पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट. कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर
यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सर, 2047 तक एआई भारत की इकोनॉमिक जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा होने वाली है। इसके लिए कौन कौन सी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो जब पूरी तरह से सक्षम होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें सबसे पहले नेशनल एआई क्लाउड हमारा होना चाहिए, हमारे पास इंडिजिनियस एलएलएम होना चाहिए और सॉवरेन डाटा लेक्स होनी चाहिए। उसके बाद हमारे को एक्सपेंशन करने पड़ेंगे हाइपर स्केल डाटा सेंटर, जो कि बहुत ही जरूरी है। जीपीयू फार्म्स होने चाहिए और हमारे पास कंप्यूट ग्रिड भी होने चाहिए। अगर ये हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम ठीक करते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि हमारे रेगुलेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो कैसे हो। तो रेगुलेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने डिजिटल कर लिया तो रेगुलेशन भी हमें देखने पड़ेंगे। तो रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक ही बात कहूंगा कि जो हमारा नेशनल एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो अलाइन होना चाहिए हमारा डीपीडीपी एक्ट जो भी हमने बनाया है 2023 में। और जो हमारे ऑडिट स्टैंडर्ड हैं वो बायस्ड होने चाहिए फेयरनेस और सेफ्टी के लिए। तो और एक और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास क्लियर नॉर्म्स होने चाहिए कि जो सेक्टरल एआई हमारे अलग अलग सेक्टर में यूज होगी, वो हेल्थ, फिनटेक, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सबके लिए क्लियर नॉर्म्स होने चाहिए। तीसरा अगर मैं कहना चाहूं तो वो होगा ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आपने डिजिटल ठीक कर लिया, रेगुलेशन ठीक कर लिए, उसके बाद मानव संसाधन जिसे हम बोलते हैं, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो यूथ है हमारा, उसको उसकी स्किलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। उनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि एआई क्या होती है, डाटा इंजीनियरिंग क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, एनालिटिक कैसे होते हैं। इसके अलावा यूथ को ट्रेन करने के अलावा हमारे को जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं पब्लिक सेक्टर में, उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो एआई असिस्टेड गवर्नेंस कैसे करें। जो इंडस्ट्री हो उसके साथ कोलैबोरेट करके हम एजुकेशन दें, जिसमें हम एआई की एजुकेशन दें और साथ में रिसर्च के लिए भी एक हम प्लेटफॉर्म बनाएं, लेकिन ये सब इंडस्ट्री के उससे हो। अगर ये तीनों चीजों पे हम ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि जो एआई हम बोलते हैं जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बन जाएगा 2030 तक, वो जरूर बनेगा। सर, हम हर फील्ड में ही ये कह देते हैं कि आजकल एआई का जमाना है, नथिंग कुड बी डन विदाउट एआई। सो आपसे जानना चाहेंगे सरल शब्दों में, व्हाट इज एआई? So actually AI in a very simplified terms is a field of computer science where tasks are being done by computers which are expected to done by humans. एक simple example दूंगा कि आपके फोन पे आपके हजारों फोटो हैं, अगर आपको ढूंढना है कि show me all my photos, AI can enable that, and some photos can be from now, some can be from 5 years ago, and it brings it together. So that is what AI is capable of doing, and this is a very simple example. जब large scale में बात करने लगते हैं तो at every industry, every sector, the role of AI keeps changing and what it can do. Now to make AI work, there are three very important things. AI is totally dependent on data, and good quality, high quality, governed data is very important. Second is it is all about pattern recognition. जो फोटो वाला मैंने एग्जांपल दिया, it is all about patterns. So whether it is images, whether it is structured data, whether it is text, it's all about patterns. And third part is where it crosses the limit and becomes more like a human, it starts predicting कि अगर आप कोई ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, so what is the next step gonna be? So I think that's what brings the power to AI. A lot of decision making is going to be reliant on AI. Now there are two challenges with AI. One is data. You feed in a lot of data, a lot of bad quality data, you'll get not good results. The second is how do you sort of make sure that the AI doesn't misuse the data? Is AI governed? Is data protected for AI use? I think that's a very big deal. And to manage all these things, I think there is a lot of checks and balances getting put. But there's a concept of human in loop. तो आप fully AI पे depend मत कीजिए. Start making sure that at time to time there is some human intervention which is checking whether this AI is actually doing the thing or
going in the direction as the results we were expecting as humans. So I think that's where it is, and the adoption of AI is like, there was a time when internet adoption used to be the fastest. Everyone used to talk about कि technology space में internet adoption has been the fastest. Now AI adoption has surpassed it. लेकिन एक बात आपने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कही कि मेक श्योर दैट कि ह्यूमन माइंड्स कंट्रोल एआई, नॉट लेट द एआई कंट्रोल द ह्यूमन माइंड्स एंड द रिजल्ट्स। सुनील सर, एक एडिशनल क्वेश्चन इसमें ये है कि क्या एआई और डाटा आपस में कोरिलेट करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि एआई एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसमें हम 10 एपिसोड भी करें तो खत्म नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आज हम डीपीडीपी एक्ट की बात कर रहे हैं, डाटा की बात कर रहे हैं, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी एआई टूल बिगर डाटा के काम नहीं कर सकता। क्योंकि एआई क्या करती है, एआई ह्यूमन की तरह सोचती है डाटा पैटर्न देख के कि पीछे का डाटा कैसा था, उस डाटा को देख के डिसाइड करती है कि उस डाटा को देख के, पैटर्न देख के, उसकी क्वालिटी देख के या उस डाटा को देख के समझ के ये बताती है कि जो आपके क्वेश्चन पूछे कि ये कैसे होगा, या प्रिडिक्ट भी कर सकती है। तो डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डाटा आपके पास होगा तो एआई टूल लगा के आप उसका फायदा उठा सकते हो। अगर डाटा ही आपके पास नहीं होगा तो एआई टूल आप लगाओगे किस पे? तो जैसे पहले होता था, हमारे जितने भी हमारा डाटा बहुत सारा विदेश में, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सारे प्लेटफॉर्म, अधिकतर प्लेटफॉर्म विदेशी कंपनियों के थे, तो वो डाटा उनके पास चला जाता था। वो कंपनियां प्रिडिक्ट करती थी उस डाटा को देख के कि कब किस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा होगी देश में, और इंडिया में वो अमेरिका में बैठे या बाहर के मुल्क में बैठे ये डिसाइड करते थे कि इंडिया के कौन से पार्ट में कौन सा प्रोडक्ट कौन से महीने में ज्यादा बिकेगा। क्योंकि उनके पास डाटा था, उस डाटा पे वो एआई टूल लगा के ये डिसाइड कर लेते थे, तो वो उसके हिसाब से अपना ऑर्डरिंग पैटर्न सेट कर लेते थे कि कब मैं कौन सी चीज इंडिया में भेजूंगा, ये ज्यादा बिकेगी, कौन से क्षेत्र में ज्यादा बिकेगी, क्या करते हैं इंडियन, किस समय पे क्या रिएक्शन होता है उनका। तो ये जो डाटा है, उस डाटा से ही आप एआई टूल से सब कुछ कर सकते हो। जी बिल्कुल, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपने बताया, क्योंकि अक्सर हमारे दर्शक भी मैं जानती हूँ कि अगर आप फोन पे कुछ स्क्रॉल करते हैं या अचानक से कोई ऐड पॉपअप हो जाता है तो आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि इसको कैसे पता चल गया कि आई एम लुकिंग फॉर दिस थिंग। तो दिस इज नथिंग बट एआई एंड डाटा कोलैबोरेशन। तो यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड अगर एआई का जो एम्बिशन है हमारा, उसको सक्सेसफुल करने के लिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, हमने ये तो डिस्कस किया है कि एआई और डाटा बिजनेसेस या बिग कंपनीज के लिए कैसे बेनिफिशियल होती है, लेकिन जो दूर हमारे दर्शक ही मान लीजिए या जो लोग गांव में बैठे हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा? मैं जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी, एआई आने से हम उसका फायदा आम जन को, सभी को होगा, वो दूर दराज कहीं पे बैठे हो और सब क्षेत्र में होगा। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, एआई ड्रिवन एडवाइजरी सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर में मदद करेगा। एग्रीकल्चर हमारा देश में कोने कोने में बैठा किसान कर रहा है, उनकी हेल्थ में मदद करेगा। क्योंकि हमारे पास डाटा होगा, एआई लगा के हम देखेंगे किस पोर्शन पे कहां पर हेल्थ की कौन से
परेशानियां आती हैं, किस पोर्शन में कौन सी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा अच्छी होती है और कौन सा कब क्या मौसम होता है। ऐसी एजुकेशन में भी हम एआई ड्रिवन एडवाइजरी सिस्टम लगा सकते हैं। तो अगर हम ये लगाएंगे तो पूरे देश में सबको सब जगह पे फायदा होगा। ये तो मैंने बताया एडवाइजरी सिस्टम। एक हम क्या कर सकते हैं, जैसे यूपीआई है। यूपीआई अभी क्या कर रहा है कि आपने मेरे को पैसे भेजने, मैंने आपको कुछ लिया, आपने पैसे का किया, लेकिन इसको हम आगे डेवलप कर सकते हैं माइक्रो क्रेडिट पे। मान लीजिए एक बहुत छोटा दुकानदार है, एक बहुत छोटा हमारा एक काम करने वाला है जो कि छोटा सा व्यवसाय करता है, उसको छोटा लोन चाहिए, तो अब आप उसके यूपीआई ट्रांजैक्शन देखें, उसमें एल्गोरिथम लगाएं और ये देखें कि इसने कितनी ट्रांजैक्शन की, तो आप उसका पूरा डिटेल देख के आपको एआई बता सकता है कि इस व्यक्ति को इतना लोन बिगर किसी डॉक्यूमेंटेशन के आप दे सकते हैं। तो यूपीआई 2 हो गया, तो जिससे सबको लोन मिलना शुरू हो गया। तो ये कितना बड़ा एडवांटेज होगा देश के कोने कोने में बैठे लोगों को कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते अभी। तीसरा, जो मेरे सैटेलाइट से डाटा आएगा उस पे मैं एआई इंटीग्रेशन करूंगा, तो मैं जो भी मेरी फसल होती है उसका इंश्योरेंस कैसे हो, मेरे पास पूरा डाटा होगा। कभी कोई डिजास्टर होगा तो उसके लिए मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा, अर्बन प्लानिंग कैसे हो, गांवों का विकास कैसे हो, क्योंकि मेरे पास सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट डाटा भी है, उस पर मैं एआई लगाऊंगा। ये तो मैंने बताया लोगों को कैसे फायदा होगा। अब मैं ये बताऊंगा कि आपको गवर्नेंस में क्या इंपैक्ट आएगा इसका। देखिए, गवर्नेंस पे ये इंपैक्ट आएगा कि सरकार और जो भी हमारे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और जो भी हमारे पीएसयू सेक्टर हैं, उनको पता होगा, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरे को वेलफेयर की जो स्कीम है वो कहां कैसे कब देनी है, उनको मिल रही है, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके लिए यूजफुल है कि नहीं है। इसके अलावा जितनी भी लीकेज होती हैं अक्रॉस स्कीम वो खत्म हो सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें एआई बता देगी कि ये कहां कहां लीकेज है, और ये क्योंकि उसके पर पूरा डाटा होगा। और जितने भी हमें सब्सिडी किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए, इसको हम टारगेट ओरिएंटेड बना सकते हैं, जिसको सचमुच जरूरत हो। मतलब हर समय 24/7 जिसे हम बोलते हैं पब्लिक सर्विसेज की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। और अभी क्या है, अकाउंटेबिलिटी की थोड़ी हमारे को ज्यादा जरूरत है, तो हम ग्रेटर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं उसको भी तय कर सकते हैं। तो यदि ये सब कुछ करेंगे हम, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा इस सब से जो विकसित भारत का सपना है वो जरूर बहुत जल्दी पूरा होगा। सौरभ सर, अगर हमें इंडिया को एक फुली डिजिटल सिस्टम बनाना है, उसके लिए आने वाले कुछ समय में, आने वाले डेकेड में हमें क्या-क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? So having a very robust data and AI infrastructure which is contained within the country is going to be a very critical thing. So number one. Number two is AI governance. अपन data governance की बात कर रहे हैं, but AI governance उससे भी बड़ी problem है. How do we get to that? And the last thing, in building on what Sunil ji was saying, like AI assisted public services होनी चाहिए, so that the country of our size, to scale public services, we need external assistance, and AI can do that. So how can we sort of start looking at public services which can be built on top or assisted by AI, so that we can get not only results fast but also deeper penetration of results. So like rural economy में कैसे जा सकता है. So that I think definitely should be the goal. Having a public sector private sector partnership in doing these will be definitely a very key element to success. Now in the short term, I think the data protection board को operationalize करना चाहिए. It's a brilliant idea. Countries like US have done it, and they're still doing it. They haven't done it fully. I think ये एक बहुत बड़ी opportunity है, and अगर AI का जो ambition है हमारा, उसको सक्सेसफुल करने के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन. सेकंड इज क्रॉस सेक्टर डेटा को कैसे शेयर किया जा सकता है. कैन वी क्रिएट, देयर इज अ नीड फॉर हैविंग सम ओपन डेटा प्लेटफॉर्म्स वेयर एक सेक्टर का डेटा दूसरे सेक्टर पे शेयर किया जाए, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस किया जाए. एंड लास्टली आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस डेटा शुड बी मेड एक्सेसिबल फॉर रिसर्च and analysis, because external stimulus that we get is going to really power the growth of our country. We have a very interesting demographics actually. Lot of educated youth, and we are the biggest in terms of the talent which we bring to the country. So how do we empower them with better infrastructure access, better access to data, so that they start contributing to the growth of the country faster. So that's how I would see, and I really feel that we are heading in that direction. बिल्कुल
कमिंग फ्रॉम यू इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी मीनिंगफुल ऑल्सो। अब टाइम हो गया है कि हम जाते चाहते आपसे एक मैसेज अपने दर्शकों के लिए ज़रूर लें। तो सुनील जी, हमारे दर्शक जो देश के हर कोने से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं क्योंकि डीपीडीपी एक्ट की बात चल रही है तो मैं बताना चाहूंगा, आप अपने डाटा को अपने कंट्रोल में रखें। कब शेयर, किसे शेयर, कितना शेयर करना है, इस बात का ध्यान रखें। कई बार जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप पूछता है कि मुझे एक्सेस चाहिए आपकी फोन बुक की, आप कहते हैं यस। वो कहता है मुझे आपकी गैलरी के एक्सेस चाहिए, आप कह देते हैं यस। इसी प्रकार से जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसमें वो पूछता है कि आपके माइक्रोफोन की एक्सेस मुझे चाहिए, आप बोल देते हैं यस। आप जब उसको सारी एक्सेस दे देते हैं तो उसके पास सारा डाटा, आपके पर्सनल डाटा के अलावा जो आपके फोन में डाटा था या जो आपके कंप्यूटर में डाटा था, उसकी एक्सेस भी आपने उसे दे दी। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी कुछ डाउनलोड करें तो डाटा आप अपने कंट्रोल में रखें, कौन सा, कब, किससे कितना शेयर करना है। बिल्कुल। और सौरभ सर, आपका मैसेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा मैसेज थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में है। आई थिंक जो पब्लिक सेक्टर लेवल पे कर रहे हैं वही चीज प्राइवेट सेक्टर में भी एनफोर्स करनी चाहिए। क्योंकि हमारी कंट्री में अगर ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन नहीं होगा तो डेटा एंड एआई कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सारा डेटा इज controlled by private sector and it is being misused. I think we are at a point, अगर हमने ये checks and balance पहले से डाल दिए, this partnership between public sector private sector can really accelerate a lot of goals that we want to achieve. सुनील सर, अब टाइम है हम हमारे आज के गेस्ट को एक सोवेनियर दे के सम्मानित करें। सुनील सर, सौरभ सर, आज आपने हमारे शो में डेटा और एआई को लेकर इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, बदलाव का ये दौर अभी शुरू हुआ है और मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया का संकल्प है हर नए विचार को देश के हर नागरिक तक पहुंचाना। क्योंकि जब जानकारी बढ़ती है तो कर्तव्य और प्रगति दोनों तेज हो जाते हैं। हम फिर लौटेंगे नए सवालों के साथ, नए उत्तर लेकर और एक और कदम भारत को 2047 की ओर ले जाने के लिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।